One comment I have seen repeatedly on this channel, एक कमेंट मैंने बार बार इस चैनल पर देखा है और अभी रिसेंटली देखा है, जिसमें दर्शक पूछते हैं कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन टू अस द स्टेजेस ऑफ ए सिविल सूट, हाउ द जर्नी ऑफ द सिविल सूट विल बी, प्लीज़ एक्सप्लेन. दैट्स व्हाट I will be talking about in this video today. So be on the video, friends. Friends, let me first express my thanks, my deep and heartfelt thanks to all of you for bearing with me, for understanding me, और मुझे अपना काफ़ी सारा प्यार और अफेक्शन एक्सप्रेस करने के लिए. पिछले वीक में मैं वायरल फीवर की वजह से डाउन था और इस वजह से मैं कोई भी वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर पाया. उस बारे में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड की थी और उस पोस्ट के रिस्पांस में आपने मुझे काफ़ी सारा अफेक्शन एक्सप्रेस किया. आपके अफेक्शन की वजह से मैं जल्दी ठीक हो गया हूँ और आज मैं फिर एक बार आपके सामने यह वीडियो लेकर हाजिर हूँ. तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक पर. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है. इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू नो हाउ द जर्नी ऑफ योर सिविल सूट विल बी. क्या एक्सपेक्ट करोगे आप जब आप सिविल सूट दायर करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपके सिविल सूट की जर्नी कैसे रहेगी, ये आप पहले से ही अगर पता हो तो अच्छा होता है. इसीलिए आज के टॉपिक का महत्व है. तो सबसे पहले तो मैं जल्द से आपको क्विकली वन बाय वन सिविल सूट की स्टेजेस बता देता हूं और बाद में एक एक करके उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा. सबसे पहले होता है फाइलिंग ऑफ द सिविल सूट बाय फाइलिंग प्लेंट बाय प्लेंटिफ. उसके बाद आता है फाइलिंग ऑफ रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट. उसके बाद आते हैं ड्राइंग ऑफ इश्यूज बाय द कोर्ट और उसके बाद होता है स्टेज ऑफ एविडेंस. ये सब मैं डिटेल में बताने वाला हूँ. और उसके बाद आती है द स्टेज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ओरल आर्ग्यूमेंट्स, और ज़रूरत पड़ी तो रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. और उसके बाद आती है स्टेज ऑफ जजमेंट. एंड विद जजमेंट सिविल सूट ख़त्म हो जाता है. तो अब हम वन बाय वन इन सभी स्टेजेस को समझ लेते हैं. आगे बढ़ने से पहले ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये जो मैं स्टेजेस बता रहा हूँ ये ब्रॉड माइलस्टोन्स है. ऐसा नहीं कि इनके बीच में छोटी छोटी कुछ स्टेजेस नहीं होती है, मगर ब्रॉडली ये माइलस्टोन्स से सिविल सूट ट्रैवल करता है. इसीलिए मैं ये ब्रॉड स्टेजेस ही कवर करूँगा. इनके बीच में जो छोटी छोटी स्टेजेस होती है वो कभी कभार आती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिविल सूट के दरमियान कोई पार्टी की डेथ होती है तो उन पार्टीज़ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिकॉर्ड पर लाने के लिए दूसरी पार्टी अप्लाई करती है और उस पर रिप्लाई आता है, उस पर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है और उस पर ऑर्डर होती है और फिर वो एप्लीकेशन अगर अलाउ हो जाती है तो उस कॉज टाइटल को अमेंड करके बाद में सिविल सूट उस स्टेज के से आगे चलता है. तो इस प्रकार से बीच बीच में कभी कभी छोटी छोटी स्टेजेस आ जाती है, मगर उनको मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं. मैं आपको जो मेन स्टेजेस होती है उन्हीं के बारे में बताऊंगा ताकि आपके अंदर कन्फ्यूजन ना बने और चीज़ें काफ़ी स्पष्ट रहें. ठीक है, ओके. तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेज से. सबसे पहली स्टेज होती है फाइलिंग ऑफ सिविल सूट बाय वे ऑफ प्लेंट. देखिए, जब भी किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी में कोई लीगल प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो वकील से कंसल्ट करता है और उसके बाद वकील साहब के सलाह के अनुसार सिविल सूट दायर करने का जब निर्णय हो जाता है तो वकील साहब सिविल सूट को यानी कि प्लेंट को ड्राफ्ट करते हैं. Every civil suit is filed in the form of a plaint. Now, how the plaint is drafted
and what are the rules of drafting of plaint and written statement and all that, I have already covered in the form of a mini video series on this channel itself. Those who are young advocates watching this video and those who want to know how the civil suit is drafted, you may watch those videos by going to the playlist. So filing of civil suit takes place by presentation of plaint to the lowest court by plaintiff. ठीक है? So this is the first stage of a civil suit, filing of plaint. अब उसमें plaintiffs होते हैं और अपोजिट पार्टी को कहते हैं डिफेंडेंट्स. अब जिस भी चीज़ के लिए वो सिविल सूट हो, उस चीज़ के बारे में उस सिविल सूट में फैक्ट्स लिखे होते हैं, फिर कुछ बातें लिखी होती है जिसकी वजह से कैसे कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, जिसे कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं, और भी कुछ सारी बातें लिखी होती है जैसे कि किस तरह से जिस कोर्ट में ये सिविल सूट दायर किया जा रहा है, दैट कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहो या जुरिस्डिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर कहो, और से पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन कहो. पिक्यूनियरी यानी पैसे के बारे में जुरिस्डिक्शन, वैल्यूएशन जो होता है, इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बात करूँगा. इस वीडियो में अगर उसमें मैं घुसा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे. सो अभी इतना ही जानो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ सिविल सूट इज़ फाइलिंग ऑफ सिविल सूट बाय वे ऑफ प्लेंट. और ऑफ कोर्स उस प्लेंट में इन चीज़ों के अलावा प्रेयर क्लॉज होता है, और प्रेयर क्लॉज वगैरह डालने के बाद वो प्लेंट फाइल किया जाता है बाय पेइंग कोर्ट फीस एंड ऑल दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय लॉयर्स बाय रेफरिंग टू द रेलेवेंट कोर्ट फी लॉज. ठीक है? सो दैट इज़ फर्स्ट स्टेज, फाइलिंग ऑफ द सिविल सूट. Then of course after filing of civil suit, the courts issue summons to the defendants to appear before the court and file its response. The opposite party, that means the defendant, is asked to either present themselves or appear through some advocate of their choice. ये एक बीच की मैंने बता दिया हूँ, but this is a matter of course actually. This is not a stage, but this is a consequence of filing of civil suit. ये तो होता ही है. And then comes the next stage of appearance of the defendants and filing of written statement by them. तो defendants को जब समन्स मिलता है कोर्ट का, तो defendants या तो खुद या अपने वकील की मदद से उस प्लेंट का एक रिप्लाई बनाकर कोर्ट में दायर करते हैं, जिसे कहते हैं रिटन स्टेटमेंट. वही नाम है उसका. सिविल सूट के रिस्पॉन्स में द डॉक्यूमेंट विच इज़ फाइल्ड, द रिप्लाई दैट इज़ फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट्स इज कॉल्ड रिटन स्टेटमेंट. सो रिटन स्टेटमेंट कंटेन्स द डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट्स. The defense deals with each of the material allegation made in the plaint by the plaintiff. Rather, the written statement is expected to be so. It is expected to deal with each and every averment or allegation or assertion, whatever we call it, that is there in the plaint. And then that makes it clear exactly as to what is the defense of the defendant. A good drafter would always deal with each of the allegation contained in the plaint. This process is called traversing. Traversing. Traversing the pleadings of the plaintiff. Okay, so this is the second stage of the civil suit, filing of a written statement by the defendant. Clear up to this? All right, let us move ahead. Then comes the stage of drawing up of issues
Now I'll explain to you what are issues. So you see, in law, if you read CPC, you will find it's all these things are stated in the CPC itself. Whenever one party asserts something and the other party denies that fact, that becomes an issue. You're getting me? जब भी कोई एक पक्ष एक चीज़ को असर्ट करता है कि यस ऐसा 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 मैंने किया, और अदर पार्टी डिफेंडेंट उस चीज़ को डिनाई करता है, नकारता है, उसको डिस्प्यूट करता है, तो वो बन गया इशू. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल. सपोज इफ द प्लेंटिफ asserts that the plaintiff lent the defendant a sum of rupees 1 lakh by way of hand loan, and the defendant comes and denies this fact. The defendant says that the defendant denies that the plaintiff lent to the defendant a sum of rupees 1 lakhs. So this becomes an issue. Issue will be whether the plaintiff proves that the plaintiff lent the defendant a sum of rupees 1 lakh. This becomes an issue. Now, dispute can be with regard to amount also. For example, defendant may admit that the plaintiff lent him some money, but may say that not 1 lakh rupees, only 50,000 rupees. So here the issue will be with regard to the amount. Here suppose if the defendant says that it is true that the plaintiff lent the defendant an amount of money, but the defendant states, the defendant denies that the plaintiff lent him 1 lakh rupees, but states that the plaintiff lent the defendant an amount of rupees 50,000 only. अब ये assertion और उसका डिनायल, इसको देखते हुए इशू क्या बनेगा कि क्या प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को 1 लाख रुपया उधार दिया था या 50,000 रुपया दिया था. दिस बिकम्स एन इशू. गेटिंग मी? दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल. नाउ इश्यूज कैन बी ऑफ सो मेनी वैरायटी डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट. Suit could be of anything. Suit could be for injunction, suit could be for recovery of money, suit could be for partition, or suit could be for accounts or torts for damages. बहुत सारी चीज़ें. So depending upon the subject matter of the suit and depending upon the denial of the plaintiff and the defendants, issues are framed by the court. Now see, this is an important stage, and the CPC imposes the duty of drawing up issues on the court only. ये कोर्ट का काम होता है issues ड्रॉ अप करना, issues बनाना. मगर इसमें वकील लोग भी कोर्ट की मदद कर सकते हैं by submitting their draft issues. जो issues वकील को लगता है कि इस केस में अराइज होते हैं, दोनों पक्षों के वकील अपने अपने ड्राफ्ट इश्यूज कोर्ट को दे सकते हैं, और वो सब चीज़ों का विचार करने के बाद कोर्ट यानी कि जज महोदय खुद फाइनली अपने इश्यूज बनाकर वो रखते हैं, प्लेंट यानी वो केस में रखते हैं. अब इश्यूज का एक इम्पॉर्टेंट पर्पज़ होता है. फर्स्ट पर्पज़ इज टू ascertain the points of dispute between the parties. This is one. And the second and most important purpose of drawing up of issues is to know on which party the burden of proof lies. अब इशू को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि किसको, मतलब प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव करना है. देखिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ. जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया, प्लेंटिफ ने कहा था कि मैंने 1 लाख रुपया डिफेंडेंट को उधार दिया, और डिफेंडेंट ने ये उधार देने के बाद को ही नकार दिया. तो अब
ये जिम्मेवारी बनती है प्लेंटिफ की, जिसे कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। ये प्रूव करने का जिम्मा या प्रूव करने का बर्डन प्लेंटिफ पर है कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को उस तारीख को 1,00,000 रुपया उधार दिया। इसलिए प्लेंटिफ विल हैव टू एंटर द विटनेस बॉक्स फर्स्ट एंड प्रूव दैट फैक्ट। समझ में आ रहे? अब जब प्लेंटिफ विटनेस बॉक्स में एंटर होकर उस फैक्ट को प्रूव करता है, देन इट बिकम द ड्यूटी ऑफ द डिफेंडेंट। वाई? बिकॉज द बर्डन शिफ्ट्स अपॉन द डिफेंडेंट। देखिए, ये जो सब बातें मैं बोल रहा हूँ, बर्डन ऑफ प्रूफ एंड शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ फ्रॉम वन पार्टी टू ऑन द अदर वगैरह, ये चीज़ें गवर्न होती है इंडियन एविडेंस एक्ट से, जो कि एक स्वतंत्र विषय है जिसके बारे में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग इट इज़। तो ये चीज़ें गवर्न होती है इंडियन एविडेंस एक्ट से। सो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, ये इश्यूज से पता चलता है। कभी कभी बर्डन ऑफ प्रूफ डायरेक्टली डिफेंडेंट पर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेंटिफ ने कहा कि मैंने इसे 1,00,000 रुपया दिया था और डिफेंडेंट ने उस बात को कबूल कर लिया, मगर साथ में ये भी डिफेंस लिया कि मैंने उस तारीख को प्लेंटिफ को वो 1,00,000 रुपया वापस कर दिया, आई हैव रिफंडेड दैट अमाउंट बैक टू द प्लेंटिफ। ऐसे डिफेंडेंट का अगर डिफेंस है तो इस सिचुएशन में इशू क्या रहेगा? ये रहेगा whether the defendant proves that the defendant has refunded back that amount or repaid back that amount to plaintiff. इस तरह से वो इशू रहेगा। And if issue is of this kind, then here the burden of proof would lie upon not plaintiff but on defendant to directly prove the fact that he returned and refunded that amount to plaintiff, and therefore the defendant is not liable to pay any amount to plaintiff now. तो बात समझ में आई? इश्यूज के दो पर्पजेस होते हैं। फर्स्ट पर्पज इज टू असर्टेन द पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट, ताकि केस इधर उधर ना भटके। अब देखिए, दो पक्ष कोर्ट के सामने आके एक प्रकार से झगड़ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि साहब ऐसा ऐसा वैसा वैसा वैसा, और डिफेंडेंट बोल रहा है नहीं साहब ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं। तो इस तरह से अगर दोनों पक्षों का ये जो ब्ला 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 सब कोर्ट सुनते रहा तो दिमाग खराब हो जाएगा ना, पगला हो जाएगा, समझेगा नहीं कि क्या है पॉइंट ऑफ इश्यूज एंड क्या नहीं। इसलिए ये स्पेसिफिकली स्टेज होती है इश्यूज की, टू असर्टेन एग्जैक्टली व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट and then also to decide on whom lies the burden of proof. ठीक है? Clear things? So third stage is of drawing up of issues. Now let us move on to the next stage of evidence. अब evidence की stage आती है issues के बाद। अब जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले stage में plain file होता है, तो उसके साथ ही parties are expected to place on record their documentary evidence as well as to give their list of witnesses. मतलब कि जो oral evidence रहेगा, oral evidence बोलते हैं, जो witness box में जाकर कोर्ट को कुछ बातें बताते हैं, that is oral evidence, उनकी लिस्ट देनी पड़ती है witnesses की, और documents भी रिकॉर्ड पर प्लेस करने पड़ते हैं। तो by the time the stage of evidence comes, these things are already done. मतलब कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी हुई होना और डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर रखे हुए होना। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं दे आर टू बी फाइल्ड इन ओरिजिनल। ये भी एविडेंस के कुछ रूल्स है, उस हिसाब से ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसके डिटेल में हम कभी बाद में जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिविल सूट की, जो कि है स्टेज ऑफ एविडेंस, यानी कि गवाही की स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिस पार्टी पर बर्डन ऑफ प्रूफ है वो पार्टी पहले विटनेस बॉक्स में आकर अपनी बात प्रूव करती है बाय टेलिंग द कोर्ट ओरली व्हाट इज व्हाट एंड व्हाट इज़ नॉट। ठीक है ना? आजकल देखिए सीपीसी में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, उस अमेंडमेंट में एविडेंस ऑन एफिडेविट दिया जाता है। अब एविडेंस ऑन एफिडेविट का मतलब है
एविडेंस के जो दो पहलुएं होती थी पहले एविडेंस में, पहले होता था एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ द विटनेस एंड क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द अपोजिट साइड। ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ ये जो होती थी विटनेस की, ये उसी विटनेस का वकील, उसी पक्ष का वकील करता था और वो बेसिक चीज़ें कोर्ट को बताकर अपनी बात साबित करता था डायरेक्टली बाय एंटरिंग द विटनेस बॉक्स। और उसी विटनेस को फिर अपोजिट पार्टी का वकील क्रॉस एग्जामिन करता था। अभी क्या है, अभी एविडेंस ऑन एफिडेविट दिया जाता है, मतलब पूरा का पूरा एविडेंस नहीं, एग्जामिनेशन इन चीफ वाला जो पार्ट है वो एफिडेविट द्वारा ऑलरेडी कोर्ट के सामने रख दिया जाता है ताकि वो स्टेज का समय बचे। और उसके बाद विटनेस बॉक्स में एंटर होकर एग्जामिनेशन इन चीफ को डिटेल में ना बताकर, शॉर्ट में बताकर, उसमें जो मेंशन किए हुए डॉक्यूमेंट्स है वो सब प्रूव कर उनको एग्जिबिट वगैरह दिया जाता है, तो थोड़ा सा समय बचता है। ये जो रिटन एविडेंस का जो स्टेज आया है सीपीसी में, जो अमेंडमेंट आई उसके बाद, इससे थोड़ा सा समय बचता है। मगर उसी विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन जो होती है वो कोई रिटन पद्धति से नहीं होती, वो ओरल पद्धति से ही होती है। मतलब कि एक बार विटनेस की एग्जामिनेशन इन चीफ खत्म हो गई तो अपोजिट पार्टी का वकील उसी विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। जो जो बातें उसने एग्जामिनेशन इन चीफ में साबित की, उन बातों को ये डिस्प्रूव करने की कोशिश करता है, विटनेस को शैटर करने की कोशिश करता है। विटनेस ने जो बात उसके पक्ष के फेवर में कही, उन बातों के विपरीत बातें प्रूव करने की कोशिश करता है। विटनेस के मुंह से कुछ एडमिशंस निकालने की कोशिश करता है। विटनेस की विश्वासार्हता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करता है। सो द टास्क ऑफ द क्रॉस एग्जामिनर इज टू डिस्ट्रॉय द क्रेडिबिलिटी of the evidence given by the witness or the contents of that evidence, and to shake his credit of that witness, or to try to disprove the facts which are already proved by that witness in the witness box. ये जो बात है ना, cross examining the witness, this is a very skillful art. Actually, this is the crux of an advocate's skills. एडवोकेसी स्किल के जो मेन क्रक्स होता है, जैसे एक ओरल आर्ग्यूमेंट ये एक होता है, और ट्रायल कोर्ट में जब ट्रायल कोर्ट एडवोकेसी करनी होती है तो विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन करना ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट और इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है। एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज होता है ये, विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करके फोड़ना और अपने पक्ष में उस केस को ले आना। तो ये काम मंझे हुए वकील लोग करते हैं और इसी आर्ट में आपको ट्रेन होना है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल्सो प्रैक्टिस ऑन ट्रायल साइड, टू नो द मैकेनिक्स ऑफ एविडेंस एंड ऑल दैट। ओके, सो एविडेंस में ऐसा होता है। Then after the evidence of witnesses of one party is over, then the other party produces its own witnesses. The same sequence is repeated again. ये जो दूसरा पक्ष अपने witnesses लाता है, उनकी भी पहले एविडेंस ऑन एफिडेविट हुआ होता है, मतलब कि एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट पर हुआ होती है, और फिर फॉर्मेलिटी करके वो विटनेस बॉक्स में एंटर होकर अपनी एग्जामिनेशन इन चीफ के सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रूव करता है। एंड देन द अदर साइड, आई मीन इन दिस केस द प्लेंटिफ साइड, वुड क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस ऑफ द डिफेंडेंट। यानी पहले वो पक्ष के विटनेसेस को इस पक्ष के विटनेसेस ने क्रॉस एग्जामिन किया, अब इस पक्ष के विटनेसेस को वो पक्ष के का वकील क्रॉस एग्जामिन करेगा। इस तरह से दोनों तरफ से व्हेन विटनेसेस आर एग्जामिन्ड along with examination in chief and cross examination and proving of documents, evidence complete होता है।
जब दोनों पक्षों का एविडेंस कंप्लीट होता है तो both parties file one statement which is normally called purchase, that they want to close their evidence. They do not want to examine any further witness. So with that, the evidence stage comes to an end. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? So evidence is over, and when the evidence is going on, the judge, the court keeps recording the notes of evidence. समझ में आया ना आपको? ताकि कोर्ट के सामने वो विटनेस ने क्या क्या कहा अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में और अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या कहा वो लिखित रूप में उपलब्ध हो जाए. दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ डेपोजिशंस. तो इस तरह से बाय द टाइम एंटायर एविडेंस इज ओवर, कोर्ट हैज़ बिफोर इट द नोट्स ऑफ एविडेंस ऑफ ऑल द विटनेसेस containing examination in chief and the cross examination. There is one process during evidence. उस process में ये होता है कि after the evidence is over of each witness in the witness box and before the witness leaves the witness box, उसको उसने क्या क्या बताया वो क्लर्क पढ़कर सुनाता है और कंफर्म करता है कि जो कुछ लिखा हुआ है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है. उस पर विटनेस साइन करता है एंड दैट इज़ द इंडिकेशन दैट वॉट एवर इज़ रिकॉर्डेड वॉज राइटली रिकॉर्डेड. इस तरह से ये जो नोट्स ऑफ एविडेंस होते हैं ये कोर्ट के सामने अवेलेबल हो जाते हैं. एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टेज ऑफ एविडेंस. एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेज एंड दैट इज़ द स्टेज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ओरल आर्ग्यूमेंट्स. सो बाय दिस टाइम द कोर्ट हैज़ बिफोर इट lot of material. Firstly, the court has before it the plaint, then the court has before it many documents of both the parties, then the court has before it written statement of the defendant and the documents of the defendant, then issues are there, and then there are notes of evidence. And now the stage is set for hearing arguments of both the advocates. तो उसके लिए ऑफ कोर्स एक डेट फिक्स की जाती है बिफोर विच द एडवोकेट्स ऑफ बोथ द पार्टीज प्रिपेयर देमसेल्व्स. दे स्टडी द एंटायर थिंग इंक्लूडिंग नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. दे स्टडी द लॉ. दे मेक रिसर्च ऑफ द केस लॉ दैट आर एप्लीकेबल टू द फैक्ट्स ऑफ द केस. बोथ साइड्स प्रिपेयर देयर ओन साइड्स एंड ऑन द डे फिक्स फॉर आर्ग्यूमेंट्स दे अपीयर बिफोर द कोर्ट and present their own side with oral presentation, oral arguments, one by one. Firstly, the plaintiff's advocate argues the case. In response, the defendant's advocate argues his case. If necessary, with the permission of the court, then the plaintiff's advocate replies to certain points raised by the defendant. And if necessary, again with the permission of the court, the defendant's advocate gives reply to certain more points raised by the plaintiff's advocate. That's how the arguments go on. That's a very interesting process, dear friends. It again involves great intellectual ability of the advocates to present their own side, to try to bring the case to their own side on the basis of available material. उसी मटेरियल के आधार पर दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि कोर्ट उनके फेवर में जजमेंट दें. जब कोर्ट ये सुनता है तो कोर्ट को दोनों पहलू के हर डिटेल सुनने को मिलते हैं. ऑफ कोर्स कोर्ट का खुद का जो पहलू है वो रहता ही है, वो भी अंदर ही अंदर उनके थॉट प्रोसेस चलती रहती है. So that is how the arguments part is over, and then after the arguments are over, the case is fixed for judgment. Now the ball is in the court of the court. यानी मेरे बोलने का मतलब है कि अभी कोर्ट की जिम्मेवारी होती है जजमेंट देना. अभी कोर्ट को स्टडी करना होता है. आफ्टर द आर्ग्यूमेंट्स आर ओवर, everything right from plain written statement, documents, issues, evidences,
और जो नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट ने लिए हुए होते हैं आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान वो, और पार्टीज़ ने साइड किए हुए केस लॉज, ये सब कोर्ट को स्टडी करना होता है. एंड देन द कोर्ट हैज़ टू अराइव एट सम कंक्लूजन, सम जजमेंट, and then the court fixes the case for pronouncement of judgment. And with fixation of the case for pronouncement of judgment, the court pronounces its own judgment. Now the judgment that is pronounced contains so many things, like the background of the case, what are the facts, what is the case of the plaintiff, what is the case of the defendants, who led which evidence, what were the issues involved in the matter, and which party led which evidence, which party proved which document, which party proved which fact, what is the case law applicable to the facts of the case, and then the analysis of everything for arriving at a particular conclusion, a particular judgment. That judgment may be either in favor of the plaintiff or in favor of the defendant. If it is in favor of the plaintiff, the suit is said to be decreed. अब वो क्या डिक्री होगी, क्या डायरेक्शंस होंगे, वो उस जजमेंट के ऑपरेटिव पोर्शन में लिखे होते हैं. And suppose if the court comes to a conclusion that the plaintiff has not proved its case, the court dismisses the suit. Simply court suit को खारिज कर देता है. And with that, the suit comes to an end. With pronouncement of judgment, I mean, the suit itself comes to rest, and after that, the party which is not happy with the judgment, which is aggrieved with the judgment, after taking advice of the lawyer, may choose to go to the superior court in appeal. Now, which that superior court will be would depend upon certain factors, like the pecuniary value of the suit. सपोज़ वो बहुत ज़्यादा है तो वो सीधा अपील जाएगा हाई कोर्ट में, थोड़ा सा कम है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. वो स्लैब्स होते हैं, वो स्लैब्स के अनुसार जो भी है वो सिचुएशन को देख के एडवाइस किया जाता है कि अपील में आपको किस कोर्ट में जाना है, वेदर इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और वेदर इन द हाई कोर्ट और वेदर डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट. नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली कोई जाता नहीं, ये स्टेजेस होती हैं. सो दैट इज़ हाउ डियर फ्रेंड्स द सिविल सूट का जर्नी होता है, राइट फ्रॉम फाइलिंग ऑफ सिविल सूट टिल डिलीवरी ऑफ जजमेंट. तो दोस्तों मेरी तरफ से मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से आपको ये समझाया कि सिविल सूट की जर्नी कैसे होती है, राइट फ्रॉम फाइलिंग ऑफ द प्लेन टिल जजमेंट. उसमें स्टेजेस क्या क्या होती है एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ योर ओन सिविल सूट. I have not covered so many other things because those may confuse you. To avoid that confusion, I've tried to keep the things very straight, and I hope I have explained to you to the best of my ability all these things. And if you have liked the video, please do not forget to hit the like button, because that boosts the channel and it reaches to many more people who find this very useful. Thank you very much. See you in the next video.